हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत बादल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। बादल जल शिखरों तथा हिम शिखरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है। बादल किसका समूह होता? तो जल शिखरों और हिम शिखरों का। यह कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, अर्थात जितना ऊंचा कोहरा होता उससे अधिक ऊपर क्या होता? बादल मौजूद होता है। जब धरातल पर ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र हवा की एडियाबेटिक ताप पतन दर आसपास की वायु के ताप पतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तथा ओशांग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। आगे है, जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल शिखरों का अथवा हिम शिखरों का निर्माण होता है। हिम शिखरों का निर्माण कब होता? तो जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा हो जाने पर इनका समूह बादल की रचना ले लेता है, अर्थात यह बादल का रूप ले लेता है। अब आगे है, बादलों के वर्गीकरण में इनके सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई के प्रमुख आधार बनाए गए हैं। तो बादलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो सामान्य आकृति के आधार पर, ऊर्ध्वाधर विस्तार के आधार पर और उसकी ऊंचाई के आधार पर। अब आइए चलते हैं, आगे जानते हैं। पहला है पच्छाव बादल। पच्छाव बादल किसे कहते हैं? पच्छाव बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, अर्थात जो सबसे ऊपर का बादल है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर बादल है, उसे हम लोग पच्छाव बादल कहते हैं। ये बादल प्रायः छितराए हुए अर्थात बिखरे हुए रूप में रेशम के सदृश अर्थात रेशम की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों अर्थात बर्फीले कणों के द्वारा होता है, जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती है, जिस कारण इसका रंग श्वेत अर्थात सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अब आगे है, चक्रवातों के आगमन से पहले आकाश में पच्छाव मेघ दिखने लगता है, अर्थात चक्रवात के आने के पहले ही आकाश में क्या दिखेगा? पच्छाव मेघ, क्योंकि यह काफ़ी ऊंचे अर्थात ऊंचाई पर होता है। अब दूसरा है पच्छाव स्तरीय बादल। ये बादल मुख्यतः 1800 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, 1800 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल को पच्छाव स्तरीय बादल कहते हैं। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है, अर्थात इसके कारण से, अर्थात इसके आने से, किसके आने से? पच्छाव स्तरीय बादल के आने से सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है, जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देता है। अब तीसरा है पच्छाव कपासी बादल। तो आइए जानते हैं इसे किसे कहते हैं। तो वे बादल सफ़ेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। पच्छाव कपासी बादल कैसे होते? तो सफ़ेद और छोटे छोटे गोलाकार के रूप में। यहाँ कपास दिया हुआ है तो याद रखेंगे, कपास अर्थात कॉटन, कॉटन भी छोटे छोटे
बादलों की तरह दिखता है तो याद रखेंगे उसी से सफ़ेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूप में पाए जाने बादल को पछाव कपासी बादल कहते हैं। अब चौथा है उच्च स्तरीय बादल। आकाश में लगातार रूप में फैले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। उच्च स्तरीय बादल किसे कहते हैं? तो आकाश में जो लगातार रूप में फैले होते हैं और जिनका रंग नीला अथवा भूरा होता, साथ ही जो पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इनसे विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है, अर्थात उच्च स्तरीय बादल के द्वारा ही विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। अब पांचवा है उच्च कपासी बादल। ये पछाव कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अस्तरीय कपासी बादल। ये बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चक्रवातों के रूप में पाए जाते हैं। अस्तरीय कपासी बादल कैसे होते? तो ये हल्के भूरे रंग के और बड़े बड़े गोलाकार चक्रवातों के रूप में। नेक्स्ट है अस्तरीय बादल। अस्तरीय बादल ये बादल कोहरे के समान होते हैं। अस्तरीय बादल कैसे होते? तो कोहरे के समान। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। अर्थात अस्तरीय बादल का निर्माण कब होता? तो शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में। नेक्स्ट है वर्षा स्तरीय बादल। ये बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। तो कौन सा बादल धरातल के सर्वाधिक नज़दीक पाया जाता? तो वर्षा स्तरीय बादल। यह काले रंग के तथा घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार अर्थात अंधेरा छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है कपासी बादल। ये बादल अधिक घने तथा विस्तृत अर्थात विस्तार से फैले होते हैं। प्रायः यह लंबे रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबदकार या फिर गोभी के रूप में दिखाई पड़ता है। इनसे प्रायः साफ मौसम का आभास होता है। नेक्स्ट है कपासी वर्षा बादल। ये बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इसके साथ वर्षा गोला तथा त्वरित झंझा की अधिक संभावना रहती है। अर्थात यदि कपासी वर्षा बादल आकाश में छाए रहे तो इससे वर्षा होगी, गोलावृष्टि होगी और त्वरित झंझा की अधिक संभावना होगी। अब नेक्स्ट है मेघ गर्जन। त्वरित झंझा की एक प्रक्रिया है। मेघ गर्जन क्या है? तो त्वरित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में त्वरित झंझा अस्थानीय तूफान होते हैं, जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती है। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, जिसका कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाना है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिस कारण भयंकर आवाज़ उठती है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बादल परिणाम है किसका? तो संघनन का। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जल के गैसीय अवस्था के तरल तथा ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्माण जल कणों या फिर हिमकणों के समूह को बादल कहते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता?
तो वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार जैसा छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है। अब अगला है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो पच्छाव स्तरीय बादल जो है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। उपर्युक्त विकल्पों में पच्छाव स्तरीय बादल ऊंचाई के बादल हैं। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। गर्जन मेघ इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण से। मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती है। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जलवर्षा होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। अतः पर्वत विज्ञान को छोड़कर सभी का संबंध मेघ गर्जन से है। अब अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। इन प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में मेघ गर्जन को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में दिया जा रहा है। बिजली की चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है जिस कारण तापमान अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलता है। इसी कारण भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कोई भी कारक मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो इसका उत्तर है डी अर्थात भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक पच्छाव मेघ विरलन तकनीक है। पच्छाव मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल है जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। इन मेघों पर विस्मत ट्राई आयोडाइड या फिर सल्फर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता कम हो जाती है जिससे भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगेगा और इस तरह भूमंडलीय तापन कम हो जाएगी। इस प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी तकनीक के तहत समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय के छिड़काव से एक परत बन जाएगी जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में परिवर्तित कर देगी, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगी और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। अब अगला प्रश्न है,
मेघ आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? तो इसका उत्तर है बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे वायु में जलवाष्प की मात्रा अर्थात आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वे पृथ्वी के विकिरण को वापस परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनता। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।